नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो बहाली की प्रक्रिया टीआरई 1 की चल रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने अपना अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया होगा और उनका जो ये प्राण नंबर से रिलेटेड जो पूरा पेमेंट वाला जो सिस्टम है वो बनाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि उसके लिए आपको ग्रुप में अलग अलग तरह के आपको अपडेट मिलते रहते हैं कि आपको ये सारे स्टेप फॉलो करके आपको ये प्राण नंबर क्रिएट करना है। वहाँ पे आपको कुछ इस वेबसाइट का आपको वो लिंक दिया जाता होगा, जहाँ पे आपको लगभग 35-36 स्टेप का आपको वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया होगा। तो वहाँ पे आप वो करते हो, तो यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये इन सब से रिलेटेड मैं जो भी बातें हैं, मैंने खुद अपना प्राण नंबर क्रिएट किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, अगर आपने अभी तक प्राण नंबर क्रिएट नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए। बाकी अगर जिन लोगों ने इस प्रोसेस को अभी तक समझा ही नहीं है उनको भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे बीपीएससी का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रात के डेट में यहाँ पे टीआरई 2 का जो यहाँ पे है एग्जाम का पूरा नोटिस आ गया है। ये एग्जाम 7 तारीख से लेके 16 तारीख तक कंडक्ट होना है, जिसमें कि 16 तारीख में आप देख सकते हो 11-12 वाले सभी विषय हैं। बाकी यहाँ पे 1 से 5 वालों का भी 15 को है। बाकी ये प्रधानाध्यापक वालों का 14 तारीख को एग्जाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आपने एक एक चीज़ पढ़ लिया होगा। 9-10 वालों का यहाँ पे आप देख सकते हो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग वाला का 7 तारीख को है। 8 तारीख को यहाँ पे आप फिर देख सकते हो उन लोगों का। यहाँ पे आप ये पूरा नोटिफिकेशन आप, मैं समझता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको टेलीग्राम वाले लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो किस डेट में कौन सा एग्जाम है। ये आप देख सकते हो 23 तारीख के डेट में ये चीज़ अपडेट की गई है। तो चलिए हम वीडियो का जो हमारा एक टॉपिक है एनपीएस ये ईएनपीएस, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए जो क्या प्राण नंबर और एनपीएस नंबर सेम होता है। तो आप यहाँ पे जब डालते हो तो यहाँ पे इसका प्राण नंबर का पूरा मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, विच इज द यूनिक एंड पोर्टेबल नंबर प्रोवाइडेड टू ईच सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस। ये अंडर एनपीएस होता है एंड रिमेन्स विद हिम थ्रू आउट। तो यहाँ पे आपका जो ये प्राण नंबर है ये एनपीएस के अंडर ही होता है, तो जिसका कि यहाँ पे आप देख सकते हो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। तो जब आप इस वेबसाइट से, अगर जब वो जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाता है, इस वेबसाइट से जाके आपको वो अपना रजिस्ट्रेशन करने, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं तो जहाँ पे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टायर 1 को सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पे आप जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये चीज़ें आपने किन से सुना या जो भी है। बाकी यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल के आगे बढ़ना होता है। तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता है कि आगे करना क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अब तक अपना एसबीआई में अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले तो आप, मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने, शायद जिनका नहीं बना हो उन लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो उनका अंडर प्रोसेस होगा। तो सब लोग एसबीआई का अकाउंट जब बना लेते हैं तो आपको जब एसबीआई के, जब आप वहीं जब बैंक में जाते हो तो वहीं पे आपको बताया जाता है कि आप योनो, एक एसबीआई का ऐप आता है योनो, YONO होता है वो योनो, तो उसके थ्रू बोलते हैं कि आप अपना जो प्रान नंबर है वो क्रिएट कर सकते हो। उसमें आपको करना क्या होता है, जब आप योनो को क्लिक करते हो तो योनो में आने के बाद वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में जाके क्रिएट ई प्राण नंबर का आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको टोटल 16 स्टेप का प्रोसेस मिलता है। जब आप वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो तो 16 स्टेप का एक प्रोसेस मिलता है। वो आपको स्क्रीन में राइट में आपको ऊपर में आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आपका जब पहले स्टेप पे रहोगे तो 1/16 लिखा रहेगा, यानी कि आपको 16 स्टेप में उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उस प्रोसेस में आपको नॉर्मली आपको शुरू करने से पहले आपकी गैलरी में आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपने फोटोग्राफ अगर टीआरई में दिया हो वो भी ठीक है। तो आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपके गैलरी में उस टाइम होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर से आपको अपना जो फोटोग्राफ है या जीमेल है या ये सिग्नेचर है उसको फ़ोटो लेके फिर आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको जो है, जब आप प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो आपको एक एक चीज़ वहाँ पे पूछा जाता है। वहाँ पे आपको पैन नंबर को जब भी आप, जैसे ही आप आगे बढ़ाते हो तो आपके फैमिली डिटेल पूछे जाते हैं, यानी कि अपने आपके पिताजी माता का नाम पूछा जाता है। वहाँ पे आपसे ये भी ऑप्शन पूछा जाता है कि आप अपने जो प्राण नंबर वाला जो कार्ड है उसको आप, उस पर आप किन का नाम पेरेंट का देखना चाहते हो, यानी कि मदर या फादर का देखना चाहते हो, वो सब ऑप्शन भी मिलता है आपको वहाँ पे। ई पैन कार्ड और क्या कहते हैं किट वाला भी ऑप्शन मिलता है थ्रू, मतलब पोस्ट। तो आप कोशिश करो कि आप शुरू में आप ई पैन कार्ड भी रख सकते हो। वैसे आप ये सारा प्रोसेस करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप खुद बैंक में ही प्रेजेंट रहे, क्योंकि 1-2 ऑप्शन वहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि करना क्या है।
उसके बाद आप उसमें आपको नॉमिनी डिटेल भी भरना होता है। नॉमिनी डिटेल में आप वहाँ पे आपको शेयर का भी ऑप्शन मिलता है, आप कितना किसको परसेंट देना चाहते हो। वैसे नॉर्मली आप 100% ही रखते हो किसी एक पर्सन को। उसके बाद जैसे ही आप इस तरह से आगे बढ़ते हो तो आपका पूरा डिटेल लिया जाता है, जिसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर और आपकी जो भी बैंक डिटेल हैं वो सब भी आपसे पूछी जाती है। पर साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपका इनकम का जो जो टाइप है वो किस तरह का है। तो यानी कि अब तो आपको उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही डालना है। बाकी आपसे ये भी पूछा जाता है कि पेमेंट में किस ये आपका जो सैलरी वो कितने से कितने के अंडर है। 1 to 5 का एक ऑप्शन होता है, एक 5 to 10 का ऑप्शन होता है। तो वो जिस हिसाब से आपका सैलरी वो वेरी करता है, आप उस हिसाब से उसमें वहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ये सब चीज़ें आपको वो भी बताएंगे। तो इस तरह से जब आप चीज़ें में आगे बढ़ते हो तो आगे बढ़ने के बाद ये सारे प्रोसेस तुरंत तुरंत आपको होते जाते हैं। अगर बाय चांस अगर आपका बीच में फ़ोन आ जाता है, अगर वो प्रोसेस कर रहे हो, बाय चांस अगर आपका फ़ोन आ जाता है या आपका नेट स्लो हो जाता है और फिर से प्रोसेस वहीं पे रिज्यूम हो के आप सीधे बाहर आ जाते हो या फिर फेल्ड हो जाता है वहीं पे, तो आप दोबारा अगर योनो से ओपन करते हो उन चीज़ों को, फिर आपको इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में जाके ENPS में जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर वो टोटल प्रोसेस आपने जितना स्टेप, अगर मान लीजिए आपने 8 स्टेप कर लिया था और 8 स्टेप पे आने के बाद आपका नेट स्लो हो गया या कॉल आ गया तो वो चीज़ें रुक गई वहीं पे। तो अगर आप दोबारा आते हो तो आपको फिर से वो 8वें स्टेप से ही शुरू होगा। ऐसे ये घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा बीच में ये आ गया वो आ गया तो अब ये फिर से मुझे शुरू से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको फिर से वहीं से वो प्रोसेस शुरू करना है, वो ऑटोमेटिक आपका वहीं से ले लेगा। जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हो तो आपको 16वें ऑप्शन पे जाके आपको वहाँ पे एक चार्ज कटता है, जो कि बैंक का आपको लगभग 500 550 का ये कुछ चार्ज है, 500 के करीब। और उसमें आप 500 आप कंट्रीब्यूशन भी करते हो। ये आप पे है कि आप NPS में कंट्रीब्यूशन करते कितना हो। तो नॉर्मली हमने 500 ही डाला था। तो टोटल मिला के मैंने देखा कि टोटल जो कॉस्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, आपकी ये भी ध्यान रखें जो आपके अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि बैलेंस का कहने का मतलब है 1000 से ऊपर, यानी कि 1500 2000 कम से कम मिनिमम तो होने ही चाहिए। तो उतने अगर आपके अंदर अकाउंट है, तो यानी आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो आप उसमें जब क्लिक करते हो तो आपके 1007 रुपये टोटल डिडक्ट होते हैं। और उसके बाद आप सीधे वहाँ पे बाहर हो जाते हो। फिर वहाँ पे आपको लिखेगा कि ट्रांजैक्शन अंडर प्रोसेस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ये प्रोसेस, ये जब आपको लिखने लगता है तो आपको बार बार वहाँ पे डाल के चेक नहीं करना है जो मेरा अभी तक दिख नहीं रहा है प्रान नंबर या ये नहीं आ रहा है। आपको 3-4 घंटे तक छोड़ देना है उन चीज़ों को। आप अगर ये चीज़ें दिन में करते हो तो आप 3-4-5 घंटे बाद अगर आप देखोगे तो फिर से आपको इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में ही जाना है, वहाँ पे आपको ENPS वाले में ही जाना है। वहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन करके एक पूरा आपको स्लाइड बन के आता है। वहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया रहता है, जो आपका प्रान नंबर कितना है, आपका जो ट्रांजैक्शन नंबर या जो भी प्रान नंबर जो क्रिएट होता है वो सारा का सारा दिया जाता है। उसी प्रान नंबर को लेके आपको जो एक, तो कुल मिला के आपका प्रान नंबर क्रिएट हो जाता है। और ये प्रान नंबर जो है ये यूनिक नंबर है। आप जैसा कि देखते हो प्रान नंबर जो है ये यूनिक 12 डिजिट नंबर है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ जो प्रान नंबर अगर हम योनो से क्रिएट करेंगे तो वो क्या वैलिड होगा, प्रान नंबर क्या हम डायरेक्ट करेंगे तो वैलिड होगा। ये बनाने के अलग अलग यहाँ पे कोई तरीका ऐसा नहीं कि बस आपको इंटरफेस अलग अलग दिया जा रहा है। बन एक ही चीज़ें रहे हैं, बस आपको अगर यहाँ से जाके करते हो तो ये इंटरफेस कुछ अलग हो जाता है। वही चीज़ें आपको डायरेक्ट योनो में ऑप्शन दिया जा रहा है। जैसा कि होता है ना, आप अगर ऑनलाइन SBI में अगर आप नेट बैंकिंग करते हो तो वहाँ पे अगर गूगल के थ्रू करते हो तो वो पूरा इंटरफेस अलग होता है। यानी आप अगर किसी को बैलेंस सेंड करते हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ों को योनो के थ्रू ही डायरेक्ट सेंड करते हो अगर अपना पासवर्ड डाल के, तो वो उसमें भी पैसे सेंड होते हैं, बस वहाँ पे आपका इंटरफेस का फ़र्क हो जाता है। तो वही चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्या अलग अलग प्रान नंबर होता है, ये एक यूनिक 12 डिजिट का नंबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी आपको जब ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपको आपके ग्रुप में इस तरह का एक चीज़ से एक फॉर्म में भी आपको सर्कुलेट हो रहा होगा HRMS करके। उस HRMS वाले फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है। उस HRMS वाले में आपको प्रान नंबर भी लिखना होता है। तो यानी वो सारे डिटेल रख के, और आपके HM जितना सेट फिर से शायद डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो उन जितना सेट वो कहते हैं नॉर्मली मुझे तो 2 सेट फिर से बोला गया है देने के लिए। तो अभी तक तो हम लोगों ने काफ़ी सारे सेट, आपने देखा ही होगा कि काउंसलिंग से लेके अब तक काफ़ी सारे सेट आपने खरीद दिए हैं। तो फिर से आपको ये सेट मांगा जाता है। ये अलग अलग स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, कहाँ पे मांगा जाए, कहीं पे कोई 1 मांगता है, कोई 2 मांगता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको वो HRMS वाला जो फॉर्म है वो आपको पूरा फिलअप करना है। उसमें आपको प्रान नंबर भी लिखना होता है, उसमें आपको पूरा फैमिली डिटेल भी लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। और जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने HM से भी पूछे, या फिर जो भी अगर आपके स्कूल में आप अपने स्कूल में हैं तो आपके स्कूल में अगर कोई कंप्यूटर का बंदा है तो आप उनसे ज़रूर ये इस चीज़ों के लिए कंसल्ट कर सकते हैं।
तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी या तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही मेरे आप टेलीग्राम अगर ग्रुप में नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ें, और आपकी कोई समस्या है तो आप वहाँ पे लिखें, मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बाकी मुझे लगा जो प्राण नंबर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ही लोगों में वो थी जो अभी तक सैलरी नहीं आ रहा है, सैलरी आखिर कब तक आएगा। तो आप लोग ये जान लीजिए, जो एक नोटिस भी आया था सैलरी से रिगार्डिंग, पहले तो बोला गया था 1 दिसंबर तक सैलरी दे देना है, बट ये प्रोसेस इतना एक लेंदी हो चुका है जिस वजह से है जो अब उन्होंने कहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सबको पेमेंट कर देना है। तो ये प्रोसेस मैं समझता हूँ दिसंबर में सब लोग 30 से पहले तो ये प्रोसेस खत्म कर ही लेंगे, क्योंकि अभी टाइम अच्छा खासा है। भले ही अगर आप देख रहे होगे तो स्कूल में भी 10th वालों का एग्जाम चल रहा है, 25 तारीख से फिर 11th वाले का एग्जाम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाकी आपको ये नए नवनियुक्त जो टीचर हैं उनको अपना ये प्राण नंबर भी क्रिएट करके अपना सैलरी जो अगर एक बार आपका स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप इन सब चीज़ों से आप ये जितनी भी प्रोसेस से अभी आप ये 1.5-2 महीने से गुजर रहे हो, ये सारा प्रोसेस अब मैं समझता हूँ तब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो स्कूल का जो फंक्शन है उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे अच्छे से। अभी भी आप मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे स्कूल में लोग गए होंगे तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए, तो आप लोग को ये चाहिए कि कोऑर्डिनेशन बना के आपको क्लास लेना चाहिए, भले ही वो 11th-12th का क्लास हो या फिर कहीं 10th में, जैसे कि बोर्ड एग्जाम सर पे है। अगर 10th में 9th-10th में कोई वैसे टीचर हैं जो वैसे सब्जेक्ट हैं जिसके टीचर नहीं आए हैं और अगर आपको लगता है कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं तो आप जरूर से जरूर 10th वालों को कम से कम क्लास जरूर लें, ताकि उनका एक अगर आपके स्कूल का रिजल्ट बेहतर होता है तो उससे आपका भी नाम होगा और स्कूल का भी नाम होगा और समाज में तब एक अलग ही प्रतिष्ठा आपकी क्रिएट होती है। तो यही सब मुझे लगा था कि प्राण नंबर से रिलेटेड एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि वर्क प्रेशर मेरे ऊपर भी ज़्यादा है। मैं भी ये 10th वालों का स्कूल में भी क्लास लेता हूँ या घर पे भी क्लास लेता हूँ, और उसके बाद मैं 11th वालों का भी अभी स्कूल में क्लास लेने लगा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट मैंने कहा था कि मैं CS वालों को भी प्रिपरेशन कराऊंगा, बट मैं इधर मैंने TRE 2 में प्रिपरेशन स्टार्ट अभी तक कर नहीं पाया हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक तो पहले ऑलरेडी TRE 1 में पढ़ा दिया था। वो सारा आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और जो बच गए हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि 20 दिन का टाइम है, मैं जल्दी से जल्दी उन पे जिस टॉपिक पे मैं वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ उसको जल्दी से बना के डालूं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे वीडियो रेगुलर आते रहे, और मैं एक करंट अफेयर का भी एक सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो ताकि अभी बिहार में काफ़ी सारे एग्जाम है, TRE 1 का एग्जाम है, उसके बाद बिहार SSC का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम भी आने वाले। तो मैं एक नई सीरीज से करंट अफेयर का भी सीरीज शुरू करना चाहता हूँ। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर बेल आइकन को ना दबाया तो बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो भी अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी जरूर से जरूर जुड़ें। तो मिलेंगे।